दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर संसद में सरकार ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा, 8वें वेतन आयोग की डिटेल कब सबमिट की जाएगी, इसको लेकर ये जानकारी दी गई है। 8th पे कमीशन के बारे में पूछा गया कि क्या सरकार 8वां वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है उसे बढ़ाने की सोच रही है। तो इस पर 8th पे कमीशन में पार्लियामेंट में जवाब दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। इसमें कहा गया है कि 8th पे कमीशन में जो कर्मचारियों की मांग है वो आयोग खुद उसको देखेगा कि कितना 8वें वेतन आयोग में देना है। साथ में फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने के लिए सवाल में जो राज्यसभा सांसद हैं जावेद अली ने पूछा है कि क्या सरकार फैमिली यूनिट 5 करने की सोच रही है, क्योंकि इसमें माता पिता को भी ऐड करने की मांग की गई है कर्मचारी संगठनों द्वारा। तो सरकार ने इसमें कहा है कि आयोग अपने विवेक से ये काम देखेगा और आयोग पर डिपेंड करता है कि उसने फैमिली यूनिट 3 से 5 बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी इसमें कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो कर्मचारियों का क्या फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, 3.83 का फिटमेंट फैक्टर जो मांग की गई है इसमें इतना मिल सकता है। तो इसमें कहा गया है कि कई कर्मचारी यूनियन हैं 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं और कई कर्मचारी यूनिट हैं 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर भी आयोग को ही पूरा सौंपा गया है। आयोग क्या करेगा, आयोग को कितना देना है, तो आयोग पर निर्भर करेगा, हमारा कोई दखल नहीं है। सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आयोग रिपोर्ट कब सबमिट करेगा, तो इसको लेकर बताया गया कि 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट सबमिट करनी है सरकार के पास और उसके बाद इसमें एक पैनल बनाया जाएगा और वो पैनल जो होगा वो निर्धारित करेगा और उसकी परमिशन देगा कि हाँ 8वें वेतन आयोग ने जो किया है, रिपोर्ट दी है, वो कितनी सही है, इसमें क्या कमी है, क्या बढ़ोतरी करनी है, वो पैनल निर्धारित करेगा। पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद मिलिट्री सर्विस पे का भी फायदा दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बैंकों में पुनः नियोजन यानी कि जो बैंकों में भर्ती होते हैं पूर्व सैनिक, उनको एक समान दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए, इसकी मांग की गई है। ये मांग जो की गई है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने की है कि इसमें कहा गया है कि जो मिलिट्री सर्विस पे मिलती है रिटायरमेंट के बाद भी उसका बेनिफिट री एम्प्लॉयमेंट में मिलना चाहिए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी करने के बाद बैंकों में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों की सेवा शर्तों के संबंध में चिंता व्यक्त की है। प्रस्ताव में वेतन निर्धारित वेतन संरक्षक और सैन्य सेवा वेतन यानी कि मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला है। भारत सरकार तथा इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इन चिंताओं को एक समान दिशा निर्देश जारी करने के लिए आग्रह किया है। बैंकों में पूर्व सैनिक द्वारा समान किए जाने वाले मुद्दों को उजागर किया है, यानी कि एक समान सभी को फायदा दिया जाना चाहिए। सैन्य सेवा वेतन की सुरक्षा की मांग की गई है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मिलिट्री सर्विस पे बैंकों में पुनः नियोजन होने वाले पूर्व सैनिकों ने सैन्य सेवा वेतन यानी कि एमएसपी की सुरक्षा की मांग की है। मौजूदा सरकारी दिशा निर्देश में सैन्य सेवा वेतन की सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। हालांकि कुछ बैंकों में अदालती आदेश के बाद इसे संरक्षित किया है, यानी कि इसे लागू किया है। जैसे कि एसबीआई है, उसमें बैंक में एमएसपी जो है वो आपकी जो नई जो पे बनती है जब आप भर्ती होते हैं बैंक में, तो उसको आपकी बेसिक में ही माना जाता है। लेकिन कई बैंकों में ऐसा नहीं है, तो मांग की गई है सभी बैंकों में एक समान मिलिट्री सर्विस पे का फायदा दिया जाना चाहिए। री एम्प्लॉयमेंट होने पर उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी सरकार ने सीएपीएफ जो कर्मी हैं उनमें 56 आईपीएस की भर्ती कर दी गई और अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है और इसके बाद सचिव को 3 सप्ताह में शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि सीएपीएफ में जो अफसर भर्ती होते हैं उसमें
ज़्यादातर अफसर आईपीएस बड़े रैंक के भर्ती होते हैं, जिनकी वजह से कोर्ट में ये केस चला था। कहा था सीएपीएफ में ही अफसर ही उसमें होने चाहिए, आईपीएस को नहीं आना चाहिए। तो केस ये जीत गए थे। उसके बाद भी भारत सरकार ने 56 आईपीएस की पोस्टिंग उसमें कर दी। तो इसको लेकर अवमानना का केस हुआ और इसमें 3 सप्ताह में शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है पदोन्नति और वित्तीय मामले में पिछड़ रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कैडर अफसरों को 23 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है। जब तय अवधि के इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो सेवानिवृत्त कैडर अधिकारियों ने दिसंबर 2025 में केंद्रीय सचिव के खिलाफ अवमानना का याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार पर इस पर सुनवाई हुई और फैसला इनके हक में आया। सरकार और गृह मंत्रालय को इसके लिए अवमानना का केस चलाने के लिए निर्देश दिए हैं। 3 सप्ताह का समय दिया है कि इसमें आप अपना जवाब दाखिल करें। एक्स ग्रुप केस पर बड़ी खबर है कि जो एक्स ग्रुप केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कोई इसकी डेट नहीं दी जा रही है। देयर वाज नो एक्स ग्रुप केस हियरिंग इन एचएससी आफ्टर 26 मई 2026। 26 मई 2026 के बाद कोई भी केस की सुनवाई नहीं हुई है और ना ही इसे लिस्टेड किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है एक्स ग्रुप केस को लेकर। 26 मई के बाद इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। हालांकि केस में जो कर्मचारी संगठन है, एक्स ग्रुप वेटरन्स है, उनका कहना है कि हम ये केस जीतेंगे क्योंकि इसमें हमारे पक्ष में फैसला आने की पूरी उम्मीद है। अभी तक इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है 26 मई के बाद और ये केस अभी पेंडिंग में ही चल रहा है। इसकी लिस्ट की जो ही डेट आएगी उसकी जानकारी आपको दे देंगे। आज पेंशन खातों में क्रेडिट होगी, इसको लेकर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। 31 जुलाई 2026 को एडवांस मैसेज जो आया है, 31 जुलाई 2026 को पेंशन खातों में क्रेडिट होगी। इसके लिए पहले से ही एडवांस मैसेज स्पर्श ने दे दिए हैं। कई लोगों को एडवांस मैसेज अगर नहीं भी आते हैं तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैसेज कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं। तो आप इसमें आज खातों में क्रेडिट हो जाएगी। कमेंट जरूर करें जब आपकी पेंशन क्रेडिट हो जाती है। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।